भाऊ आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप बड़े दिनों बाद आज राष्ट्र की बात में न्यूज़ 24 पर आए हैं। भाऊ पहले तो बताइए, जो मैंने ये आज पहला सवाल रखा है, इंडिया नाम रख के क्या नाम की लड़ाई विपक्षी गठबंधन ने जीत ली है, एनडीए वर्सेस इंडिया? मुझे लगता है कि इस एब्रीवेशन को कई अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास करेंगे बीजेपी वाले। वो इतना इजीली इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं होने देंगे। वो इंडिया का नरेशन ये भी करेंगे कि ये सब शहरवासी है, हम तो भारत, ग्रामीण भारत की बात करते हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही अपने भाषण में कि इन्होंने शहरों का विकास किया और ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले इसमें से ढूंढेंगे। मुझे लगता नहीं कि ये नाम इंडिया रखने से कोई बहुत बड़ा स्कोर होगा। ये कम से कम मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इंडिया वर्सेस एनडीए होने से कोई बहुत बड़ा माइलेज मिल जाएगा। कोई बेनिफिट, एडवांटेज? नहीं, एक एडवांटेज ये है कि ये बार बार लग रहा था कि इस पर लड़ाई होगी नाम पे, क्योंकि सुबह से चल रहा था, चैनल बता रहे थे कि 4 नाम दिए, 4 नामों में जद्दोजहद है। आज कांग्रेस का जो रुख था वो इतना कोऑपरेटिव था। उन्होंने नाम सारे एक्सेप्ट कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं हमको, हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के ये मीटिंग में ये बात तो है कि आज भाऊ को स्क्रीन पर लाइए, जरा भाऊ को स्क्रीन पर लाइए। अशोका होटल वर्सेस बेंगलोर में जो चल रहा है मामला, दिल्ली वर्सेस बेंगलोर में, तो फोकस बेंगलोर रहा, नो डाउट अबाउट इट। आज प्रधानमंत्री जो भी फोकस में रहे वो अपने भाषण को लेके रहे, जो उन्होंने चिर परिचित तरीके से भ्रष्टाचार पे हमला बोला, परिवारवाद पे हमला बोला। अब लालू जी कह रहे हैं कि बीजेपी को इंडिया का, यानी हमारा विपक्ष का ये नाम लेने में भी पीड़ा होगी। क्या उनकी स्ट्रैटेजी विपक्ष की ये है कि बैकफुट पर डाला जाए बीजेपी को? एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए कहेंगे ना, वो कहेंगे कि भ्रष्टाचारी हैं और परिवारवादी हैं। इंडिया लेकर अब नहीं कह पाएंगे। ये नाम यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो भी डिफिकल्ट है। और दूसरी बात है कि ये इंडिया, ये अकोमोडेट करने के लिए, मतलब पहले इंडिया तय हुआ और फिर इंडिया को ID इसको डिफाइन करते हुए उसको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप बात जो है। ममता जी ने कहा था कि नाम में इंडिया आना चाहिए। नहीं, कैंडिडेट नहीं होगा ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए ललायत नहीं है, लालच हमको नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये शब्द बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक कानून है, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री जो पद का कैंडिडेट है वो तो अभी सजा याफ्ता है। नहीं, सवाल नहीं, एक मिनट। ये आप कौन तय करते हैं? मुझे बीजेपी तय करेगी कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है? नहीं, आपने कैसा तय कर लिया कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट है? राहुल गांधी तक है। मैं तो क्या सोनिया गांधी इटालियन प्रधानमंत्री बनेगी करके पूरा भारत आपने आंदोलित कर दिया, और उसके बाद मनमोहन सिंह आ गए तो सारा चुप हो गए। खड़गे, इसके बाद अध्यक्ष कोई होगा ही नहीं, खड़गे अध्यक्ष बन गए, सब चुप हो गए। तो आप ऐसा अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो अपोजिशन? मैं बिल्कुल अंडर मुझे ये समझ में आ गया, मैंने ऑपोजिशन को आपको ये नहीं पता कि आपके पार्टी में क्या होगा अभी कल। मुझे आपको ये पता नहीं कि शरद पवार आपके साथ आएंगे, अजीत पवार कंटिन्यू क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मैं लगा था। तो आप कह रहे हैं अजीत पवार वापस भी जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? शरद पवार के कैंप में क्यों नहीं जा सकते? वो गए, अभी 2 दिन गए तो क्या बात हुई? माफी मांग के गए कि हमसे गलती हो गई। लेकिन आप देखिए कि पार्टी संभालिए, पार्टी टूटने मत दीजिए। शरद पवार चुप रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मजबूरी है जाना। मैं आपको बहुत पहले से मैंने, मतलब जो लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, आज से 4 महीने पहले शरद पवार के वहाँ से एकाएक कुछ लोग मिलने गए और उसके बाद तुरंत उन्होंने उद्धव ठाकरे को बुला लिया। उसके बाद संजय राउत ने ट्वीट किया कि एनसीपी के कुछ लोग जा रहे हैं। 10 लोग गए थे, बोल के गए, साहब हमारी फाइलें इतनी स्ट्रांग हैं कि हमको जेल ही जाना पड़ेगा, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा, कैसा भी करके हमको, देयर इज नो वे आउट। उन्होंने कहा कि जाइए फिर आप, मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे को कॉन्फ्रेंस में लिया ये बात करने के लिए। उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ लगातार। जिस आदमी की 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच्ड है इनकम टैक्स में, जिसके परिवार की, उसकी, उसके बेटे पार्थ की, पत्नी, माँ, बहनें, दामाद, मैं नाम ले सकता हूँ प्रॉपर्टी का। जिस प्रफुल्ल पटेल जिस फ्लैट में मुंबई में रह रहे हैं, वो फ्लैट अटैच्ड है ईडी को, कोर्ट से परमिशन लेके रह रहे हैं। आपको लगता है कि पर 35 एमएलए गए हैं, 32-35। तो एक मिनट, 99% जो लोग लगातार सत्ता में हैं उन्होंने भ्रष्टाचार भी किया है, पैसा भी कमाया है। जब पैसा कमाया तो अब ये निकलने का चांस है, तो तुरंत उन्होंने चोला बदल दिया। और महाराष्ट्र में तो एक हमारे विधायक ने तो, मतलब एक हाई प्रोफाइल नेता है मराठी, उनने तो कहा, भाषण में कहा कि मुझे नींद आती है क्योंकि मुझे अब इनकम टैक्स सीबीआई की कोई डर नहीं है, मैं भाजपा में हो गया हूँ। अच्छा, इस मुद्दे पर आइए विनोद जी, भारी आ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको बराबरी का हिसाब मानता हूँ।
मैं 28 और 26 38 में नहीं जाता। जो कुनबा एनडीए का है उसमें यदि बीजेपी माइनस करे तो बाकी जो 38 में से 37 बैठते हैं, उनका टोटल वोट 2 करोड़ है। 22 करोड़ वोट बीजेपी का आता है, तो ये 24-25 करोड़ के आसपास ये टोटल बैठती है। यदि वो 26 देखे तो उसमें 12 करोड़ कांग्रेस का है, और कांग्रेस माइनस जो 25 लोग हैं वो 13 करोड़ वोट है। तो मामला वोट के हिसाब से बराबरी का है। तो आप ये नहीं कह सकते और नंबर एक वोट त्यागी जी को बोलना है, लेकिन त्यागी सर, जी के बाद, उसके बाद आपके पास वोट की संख्या त्यागी जी, केसी त्यागी। परसेंटेज अगर देखें, वोट परसेंटेज अगर देखें वोट की तो संख्या परसेंटेज में वो कितने हैं? 11% कितने का? 19.7% कांग्रेस को वोट था, और फिर बाकी अगर कांग्रेस को माइनस करके मैं 27 तो आपको- मुश्किल से 10%। ओके, अच्छा, एक सेकंड, इस नहीं। डिबेट को दोबारा शुरू करेंगे। पहले त्यागी जी के पास जा रहा हूं। केसी त्यागी जी, पहला तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस